हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस डी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का एक बढ़िया सा पेपर और इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो 24 फरवरी का हिंदी का पेपर होगा उसमें से यहाँ से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और ये क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपका खंड क से, और यहाँ पर आपका पहले में क दिया है। बहुविकल्पी प्रश्न आपके होंगे। खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है, यानी खड़ी बोली की आपकी प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। पहला ऑप्शन दिया है साहित्य लोचन, दूसरा गोरा बादल की कथा, तीसरा पद्मावत और चौथा साहित्य लहरी। तो आपका खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन दिया है गोरा बादल की कथा, यही जो आपकी साहित्य खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। ख वाला प्रश्न है तिब्बत यात्रा के लेखक हैं, यानी आपकी जो तिब्बत यात्रा है उसके लेखक कौन है। अध्यापक पूर्ण सिंह। दूसरा ऑप्शन दिया है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा में दिया है राहुल सांकृत्यायन, चौथा दिया है नंद दुलारे वाजपेयी। यानी तिब्बत यात्रा के लेखक आपके कौन है, तो जो आपका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों राहुल सांकृत्यायन होगा, यानी कि आपके तीसरा वाला जो ऑप्शन दिया है एकदम सही होगा। यानी तिब्बत यात्रा के जो आपके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन है। अब ग वाला आपका प्रश्न है कौन सी रचना नाटक नहीं है, यानी कि इनमें से आपकी कौन सी रचना है जो नाटक नहीं है। गरुड़ ध्वज। दूसरा दिया है अपना अपना भाग्य, तीसरा में दिया है आन का मान, चौथा दिया है राजमुकुट। तो आपका कौन सा रचना है जो नाटक नहीं है, तो जो आपका कौन सा रचना नाटक नहीं है तो अपना अपना भाग्य, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन एकदम सही है प्यारे बच्चों। अगला यानी घ वाला प्रश्न है माटी की मूर्ति के लेखक हैं, यानी माटी की मूर्ति जो है उसके लेखक कौन है। बाल कृष्ण भट्ट। दूसरा ऑप्शन दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा में दिया है रामपृक्ष बेनीपुरी और चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो माटी की मूर्तें हैं उसके लेखक आपके कौन है प्यारे बच्चों, तो आपका रामवृक्ष बेनीपुरी, यानी कि तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न है अंगा में चिंतामणि किस विधा की रचना है, यानी आपका जो चिंतामणि है वो किस विधा की रचना है। पहला दिया है कहानी, दूसरे में दिया है निबंध और तीसरा नाटक और चौथा ऑप्शन उपन्यास। तो चिंतामणि प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी कराया है कि चिंतामणि जो है आपकी किस विधा की रचना है, तो आपका निबंध है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका एकदम सही होगा। यानी चिंतामणि किस विधा की रचना है तो आपका निबंध है। अगला क्वेश्चन है दूसरे का भी आपका क्योंकि 10 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरे में भी आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो दूसरे का क दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस रचना पर मिला है, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो निम्नलिखित में से किस रचना पर आपका मिला है। लोकायतन पर, दूसरा चिदम्बरा पर, तीसरा कला और बूढ़ाचाँद पर और चौथा ग्राम्या पर। तो आपका जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है निम्नलिखित में से किस रचना पर मिला है, तो आपका चिदम्बरा पर मिला है प्यारे बच्चों। यानी कि आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो एकदम सही है। ख वाला प्रश्न दिया है श्रद्धा मनु शीर्षक रचना किस ग्रंथ से संकलित है, यानी आपका जो श्रद्धा मनु शीर्षक रचना है वो किस ग्रंथ से संकलित है। पहला वाला ऑप्शन दिया है आंसू, दूसरे में दिया है लहर, तीसरा ऑप्शन दिया है कामायनी और चौथा झरना। तो श्रद्धा मनु जो आपका शीर्षक है रचना किस ग्रंथ से संकलित है, तो आपका कामायनी से संकलित है, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन जो दिया है एकदम सही होगा। अब देखते हैं अपना अगला वाला यानी ग वाला प्रश्न। तो ग में दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की इसमें से कौन सी रचना है। बापू के प्रति, दूसरा दिया है पल्लव, तीसरा दिया है अंधेरे में और चौथा दिया है राम की शक्ति पूजा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो इसमें से रचना है प्यारे बच्चों आपकी राम की शक्ति पूजा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन जो एकदम सही होगा। घ में दिया है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में प्राप्त हुआ, यानी आपका जो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किस सन में प्राप्त हुआ था ये आपसे पूछा है। तो जो आपका महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था प्यारे बच्चों किस सन में प्राप्त हुआ था, तो आपका सन 1983 में, यानी कि आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है इंदु पत्रिका के प्रकाशक हैं। पहला ऑप्शन दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तीसरा में अंबिका प्रसाद गुप्त और चौथा में बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो आपका इंदु पत्रिका के जो प्रकाशक हैं इनमें से आपका कोई नहीं है, क्योंकि आपके ऑप्शन जो है सही नहीं दिए हैं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जो है वो इंदु पत्रिका के संपादक है। तो आप लोग जो है याद कर लीजिएगा कि इंदु पत्रिका के संपादक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। अब देखेंगे आपका तीसरा वाला प्रश्न। तीसरा में आपका जो है गद्यांश पूछता है, और यहाँ से आपके 5 प्रश्न जो होते हैं गद्यांश के आधार पर और आपके 10 नंबर के होते हैं, और आपको इसमें जो है 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर पहला आता है तो पहला करिए, नहीं तो आपको दूसरा आता है तो दूसरा करिए। तो इसमें पहला गद्यांश है राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना क्रमबद्ध मात्र है। संस्कृति की जन का मस्तिष्क है।
संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि आपको गद्यांश की पहचान कैसे करना है। तो आपका राष्ट्र दिखा, जन दिखा, तो ऐसे सब दिखे तो आपका कौन सा चैप्टर से है, तो राष्ट्र के स्वरूप से है। तो आप पहचान कर गए कौन सा चैप्टर से। और आपका जो है इसके लेखक कौन है, तो वासुदेव सरल अग्रवाल है। जब भी आप गद्यांश सॉल्व करें तो इसको 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें, आप सभी प्रश्नों को एकदम आराम से कर लेंगे। तो पहला दिया है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपका प्रस्तुत गद्यांश जो है वो राष्ट्र के स्वरूप से है और इसके लेखक कौन है, वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की आपकी व्याख्या क्या हो जाएगा, बिना संस्कृत के जन की कल्पना गमबंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। यानी जो आपका बिना संस्कृति यानी संस्कृति के बिना जो है जन यानी जन लोगों की कल्पना करना गमबंध मात्र है। और संस्कृति ही जो होती है वो जन यानी लोगों का मस्तिष्क यानी दिमाग होता है। दूसरा है राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। तो आप देखेंगे पहली लाइन में कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। यानी कि अगर आप 2 से 3 बार गद्यांश को एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो आप गद्यांश का उत्तर एकदम आसानी से कर जाएंगे। यानी राष्ट्र का तीसरा अंग आपका क्या है, तो जन की संस्कृति है। अगला है मनुष्य के जीवन की का। तो आपका मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास क्या है, तो ये भी देखेंगे आप, इसी में मिल जाएगा। आप ध्यान से जब गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको जो है सभी प्रश्नों का आंसर इसी में मिल जाएगा। तो मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन का श्वास प्रश्वास है। तो यही जो आप इसके उत्तर में लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन है राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। तो राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव देखेंगे, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यानी संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही जो आपका राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो ये वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको वो वाला गद्यांश नहीं आता है तो आपको अथवा में करके दिया है भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की समानता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं और इसलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथा स्थिति का समर्थन करते हैं। संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियां जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्यु भोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य के सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण हैं। भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अन्य निष्ठा थी इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े। अब इसके हिसाब से जो आपको क्वेश्चन ये दिए हैं इनको आप लोग जो है स्वयं से सॉल्व करिएगा। एक हमने आपको बताया, एक आप लोग जो है प्रैक्टिस करिएगा। अब अगला आपका चौथा वाला प्रश्न है पद्यांश पर आधारित और इसमें भी आपको अथवा करके ऑप्शन मिलेंगे, कोई एक करना रहता है और इसमें भी आपको 5 प्रश्न मिलते हैं और जो होते हैं आपके पाँचों के 2-2 अंक निर्धारित होते हैं। जैसे पहला दिया है लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वासना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी भ्रमित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलनताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। अब देखेंगे आपको कृषक ललना शब्द, क्लांति शब्द आया, मलानताएं होता है। ये शब्द जो है आपका किस चैप्टर में आता है, तो पवन दूतिका वाले में आता है। नहीं, आपका जो चैप्टर का नाम है तो क्या है, पवन दूतिका और इसके लेखक जो है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। तो आपका पहला प्रश्न पूछा है प्रस्तुत पद्यांश की कविता का शीर्षक और कवि के नाम का उल्लेख कीजिए। तो आपका कविता और कवि का नाम हमने आपको पहले ही बता दिया कि पवन दूतिका पाठ से है और इसके लेखक कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। अब देखेंगे लज्जाशील महिला के लिए कवि ने क्या करने के लिए कहा है। तो लज्जाशील महिला के लिए कवि ने कहा है कि अगर आपको कहीं लज्जाशील महिला दिखे तो उसको जो है अपनी हवा से उसकी साड़ियों को नहीं उड़ाना है और उसको जो है छोड़ के जाना है। विकृत वासना का भाव स्पष्ट कीजिए। और एक प्रश्न दिया है कवि ने किसकी मलिनताओं को मिटाने के लिए कहा है। तो कवि ने जो है खेत में बैठी हुई जो कोई काम करती हुई महिला हो उसकी मलिनताओं को जो है मिटाने के लिए कहा है। अगला प्रश्न दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग खुद से करिएगा। अब ये वाला पद्यांश नहीं आता है तो आप अगला वाला कर सकते हैं और अगला वाला पद्यांश जो है आपको खुद से करना है। एक हमने आपको बता दिया है, खुद से करिए। जैसे दिया है बनो संस्कृति मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व वन सौरभ से भर जाए, सुपमन के खेलो सुंदर खेल, और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, भक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा है जयगान। तो ये वाला जो पद्यांश है और इसके हिसाब से जो आंसर है आप लोग स्क्रीनशॉट मार के खुद से करिएगा।
अब अगला आपका आता है जीवन परिचय, और 5 नंबर के इसमें लेखक के जीवन परिचय आते हैं और 5 नंबर के कवि के। और जीवन परिचय वाला हमने आपको अलग से वीडियो बना करके बता दिया गया है किसका किसका जीवन परिचय आपको याद करना है। जैसे लेखक में आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सर अग्रवाल और एपीजे अब्दुल कलाम का याद कर लेते हैं 3 लोगों का, तो आपका कोई एक ना एक मिल जाएगा। और कवि के जीवन परिचय में आप महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और जो है आप जयशंकर प्रसाद या सुमित्रानंद पंत, 3 लोगों में से किसी 3 लोगों का अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका कोई एक मिल जाएगा। अब अगला आपका छठा क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है, कहानी कला के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए, या फिर अथवा में ध्रुव यात्रा के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। तो ये भी जो है आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ से आप पंचलाइट कहानी का सारांश पढ़ लेते हैं और लाठी कहानी का सारांश, तो आपको कोई एक मिल जाएगा। 7वां प्रश्न आपका है जो है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो ये जो खंड काव्य आपका होता है जिला अनुसार होता है, तो आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं अपने जिले अनुसार जो है खंड काव्य पढ़ लेंगे। जैसे किसी जिले का रश्मि रथी होता है, तो कहीं का आपका श्रवण कुमार होता है, और कहीं का आलोक वृत्त होता है, किसी जिले का मुक्ति यज्ञ है, और किसी जिले का सत्य खिजित, और किसी जिले का आपका त्यागी पति। तो आप लोग जो है अपने जिले अनुसार जो है इसको पढ़ लेंगे। अब अगला आपका खंड ख आता है, और इसमें जो आपका प्रश्न पहला है वो है कि आपका जो पद्यांश दिया रहेगा संस्कृत का, उसका जो है आपको हिंदी अनुवाद और संदर्भ करना है। तो आप जो है पहला वाला जो पद्यांश दिया है, संस्कृत से साहित्य सरस व्याकरण सुनिश्चित, तो इसका जो है आपको हिंदी अनुवाद करना है और संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। तो जो ये आपको पद्यांश दिया है इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, आप संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाएं महत्वपूर्ण पाठ से उद्धृत है। और आप जब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे, संस्कृत साहित्य रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है, उसके गद्य एवं पद्य में लालित्य भाव अभिव्यक्त की शक्ति और अद्वितीय श्रुति माधुर्य विद्यमान है। अधिक क्या कहा जाए, संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है वैसी कोई और नहीं करता। संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना वैसी अन्यत्र नहीं है। इसी साहित्य के अध्ययन से दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या क्षमा तथा अन्य अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। तो यही जो है आपका इसका व्याख्या हो जाएगी। अब आपको ये वाला आता है तो ये करिए, फिर नीचे में अथवा करके आपको ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे दूसरा वाला आपको गद्यांश दिया तो आपको दोनों में से कोई एक करना रहेगा। तो एक का हमने आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद बता दिया, दूसरे वाले का आप लोग जो है खुद से करिएगा। अगला उसी प्रकार आपका आता है पद्यांश पर आधारित प्रश्न, संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे 2 आपको दिए गए हैं, कोई एक आपको पेपर में करना रहेगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत वाला जो प्रश्न उत्तर है इसका भी एक वीडियो ला करके हम आपको बता देंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आप याद कर लेंगे तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न मिल जाएंगे। अगला यानी 10वां वाला प्रश्न है, और इस प्रश्न को हमने 2 बार वीडियो बना करके आपको बताया है। करुण रस अथवा शांत रस का उप अलंकार भी बता दिया है, आपको रस भी बता दिया है, छंद भी बता दिया। कौन कौन से आपको पढ़ने हैं तो जा करके वो वाला वीडियो देख लें और यहाँ से आपके जो है अपने 6 नंबर पक्के कर लें। अब अगला, निम्नलिखित में से कोई एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी कि इनमें से किसी पर एक पर आपको निबंध लिखना है। जैसे पहला दिया विकासशील समाज के लिए इंटरनेट की उपयोगिता, दूसरा नारी सशक्तिकरण, जातिवाद की समस्या कारण और निवारण, अगला है आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष, और एक आपका पर्यावरण प्रदूषण से देख लेंगे। तो यही आपके निबंध के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अब 12वें में आपको दिया है बहुविकल्पी प्रश्न। जैसे पवित्रम का संधि विच्छेद पूछा है, तो पवित्रम का आपका संधि विच्छेद क्या होता है, तो पोधन इत्रम होता है, यानी कि आपका अ वाला जो ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला, हरेव का संधि विच्छेद, यानी हरेव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हरे धव अ होगा, यानी कि ब वाला जो आपका ऑप्शन है एकदम सही होगा। यानी हरेव का जो आपका संधि विच्छेद होगा हरे धन अ होगा। अगला यानी तीसरा वाला प्रश्न है दोगधा का संधि विच्छेद है, तो दोगधा का जो आपका संधि विच्छेद होगा दोग धन धा होगा, यानी कि अ वाला जो आपका ऑप्शन दिया है एकदम सही होगा। हाँ, अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो प्रतिदिनम एन का हो जाएगा प्रत्येक दिनम, दस आनंद का हो जाएगा दस ए आनंद जिसके। अब अगला वाला प्रश्न है लघुता में प्रत्यय, यानी लघुता में आपका कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन नहीं दिया, लघुता में आपका ता प्रत्यय होता है, तो आप लोग इसको भी सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में मतु प्रत्यय है, तो मतु प्रत्यय जो है आपका अ वाला जो आपका ऑप्शन दिया है धीमान होता है, इसमें आपका जो होता है मतु प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, यानी आपको जो रेखांकित किए गए हैं इसमें आपको किसी एक का जो है विभक्ति और इससे संबंधित नियम जो है उसका उल्लेख करना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका विकार से संबंधित है, और इसमें जो है आपका किसी कौन सा
वाक्य है ये आपको बताना है। तो इसको भी आप लोग जो है देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपकी 1 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। और अगला और अंतिम प्रश्न 14 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसमें आपका निम्नलिखित में से किसी एक पत्र का प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। कार्यकाली पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र। तो ये आपके पत्र के कुछ प्रकार होते हैं। पत्र और जो निबंध वाला सेक्शन है इसको हम आपको फिर से वीडियो बना करके बताएंगे। बाकी इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिए, क्योंकि आपका जो 24 फरवरी का पेपर होगा यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे।